हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेट बोर्ड फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 साउंड स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर की जो रिक्विसाइट्स हैं, मतलब जो प्री रिक्विसाइट्स है, ज़रूरी चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लासेस में की हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए कि साउंड वेव होता क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता, लाइट और साउंड जो स्पीड है ज़्यादा फास्ट कौन है ना। उसके बाद इको कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे क्लास 9th में और 8th में किया है। ठीक है, अब हमें कुछ एडवांस चीज़ें पढ़नी है, तो देखते हैं कि हमारे क्लास 11th का जो सिलेबस है, जो भी डिलीटेड सिलेबस छोड़ के जो सिलेबस बचा हुआ है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। अब आपको भी टेक्स्ट बुक ही रिफर करना है, तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें लिख के दूंगा या फिर जो भी लिखूंगा यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, लेकिन वो सारी की सारी आपके टेक्स्ट बुक की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन देखोगे, तो आपको वहां पे बोला गया है कि वी आर ऑल अवेयर ऑफ द रिपल्स क्रिएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड ऑन इट। तो पानी के अंदर अगर मैं वहां पे पत्थर फेंकता हूं, तो वहां पे एक पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और वहां पे एक एक पैटर्न दिखता है आपको। ठीक है, मतलब जब पानी रेस्ट कर रहा है, मतलब वहां पे कोई भी हमने पत्थर वगैरह नहीं फेंका है, तो पानी हमें ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, वो अगर यहाँ पे पत्थर फेंकेगा, तो फिर पत्थर फेंकने के बाद पानी के अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, ऐसे वाला, एक छोटा, उसके बाजू में एक बड़ा। जहां पे पत्थर गिरा, यहां पे समझो पत्थर गिरा, तो उसके अराउंड ये ऐसा पानी का एक पैटर्न तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न क्रिएट होता है पानी का, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना। ये डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट किया? स्टोन ने। ठीक है, तो वेव जो है इसी टाइप से, मतलब ये वेव का एक पैटर्न है। यहां पे भी क्या बना? यहां पे भी एक वेव ही बना है। ठीक है, यहां पे क्या बना है? वेव ही बना है। ये जो पैटर्न हमें दिखने को मिलता है, ये जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ये क्या है? ये वेव ही है। ठीक है, वेव ही है। तो वेव जो होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से टाइप्स के वेव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बोला है कि जब कोई भी वेव बनती है, तो वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे पानी की ही बात पूछूं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यही चीज़ हम अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पे जब यहाँ पे इस आदमी ने यहाँ पे पत्थर फेंका, तब यहाँ पे ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ये वाला डिस्टर्बेंस जब क्रिएट हुआ, ये वाला डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर क्या हो रहा है? वाटर खुद ट्रांसफर हो रहा है आगे, या फिर वाटर मोलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, या खुद वाटर के मोलिक्यूल्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं? तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जब यहाँ पे मैंने पत्थर फेंका, तो पानी के एक्चुअल मोमेंट, जो मोलिक्यूल्स है, वाटर के मोलिक्यूल्स, वो एक्चुअल ट्रांसफर उनका नहीं हुआ, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हुआ, मैटर का ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो फिर किसका ट्रांसफर हुआ? वहां पे जो एनर्जी क्रिएट हुआ, एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका ट्रांसफर हुआ। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। तो इंट्रोडक्शन में हमें बहुत अच्छी चीज समझ में आती है कि जब वेव बनती है, तो वेव में कभी भी उस मीडियम का जो मैटर है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। उस मीडियम के जो मोलिक्यूल्स है, या फिर जिसे हम पार्टिकल्स बोलेंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं, उनकी अंदर जो एनर्जी बनी है और उनके अंदर जो मोमेंटम आया है, वो मोमेंटम और एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन का कुछ लिख के दूं, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको क्या लिख के दूंगा, देखो, इंट्रोडक्शन, इन वेव ट्रांसफर ऑफ
एनर्जी एंड मोमेंटम टेक्स प्लेस। वेव बनती है तो वहां पे क्या आगे बढ़ता है? तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, और मोमेंटम, तो वेव में क्या ट्रांसफर होता है आगे, ये चीज आगे हमेशा याद रखो कि वेव में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। एनर्जी एंड मोमेंटम ये ट्रांसफर होता है आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें क्या मिली, आगे आप अगर पढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, तो उसको ट्रांसफर होने के लिए, मतलब लाइट को आगे प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है, वो हमें आगे देखने ही वाले हैं। तो लाइट जो है, यह हमें पहले ही मालूम है, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो इंट्रोडक्शन में इतने दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वेव में एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर या फिर मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मैटर या फिर मटेरियल ट्रांसफर डज नॉट हैपन। मटेरियल या फिर मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे मैंने जो रेड में लिख के दिया है वो आपको याद रखना है कि मटेरियल या फिर मैटर ट्रांसफर नहीं होता आगे, सिर्फ वहां पे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ये इतना ही याद रखो। ठीक है, ये नीचे वाला लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए यहाँ पे मैंने लिखवाया। आपको ये व्हाइट वाले जो पॉइंट है ना वही याद रखने। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, इतना कंसेप्ट सिर्फ याद रखो। ठीक है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेव्स में क्या देखेंगे? सबसे पहला टाइप क्या है वेव का, वो है हमारा मैकेनिकल वेव। जिस वेव को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी मटेरियल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। अ वेव इज सेड टू बी मैकेनिकल if a material medium is required for its propagation. मैकेनिकल वेव मतलब क्या? The wave which requires material medium for its propagation के लिए जिसको जरूरत होती है किसकी? मटेरियल मीडियम। ठीक है, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अगर किसी को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती तो उसको मैं नॉन मैकेनिकल वेव बोल सकता हूं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो साउंड वेव है वो खुद एक रिक्वायर होती है ना, वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता, बराबर है कि नहीं? साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है और उसको ट्रैवल करने के लिए
साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा एग्जाम्पल्स क्या है इसके। साउंड वेव्स, या फिर अगर मैं दूसरा देखूं, जैसे समझो यहाँ पे कुछ बार है और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग स्ट्रेच करके स्ट्रिंग को मैंने बांधा हुआ है। अब अगर इस स्ट्रिंग को मैं अगर प्लग करूंगा बीच में ऐसे हाथ से, अगर मैंने, आपको मालूम है, आपने गिटार वगैरह देखा है, तो गिटार में भी ऐसे ही कोई स्ट्रिंग को एकदम स्ट्रेच करके एकदम टाइटली बांधा जाता है। तो जब मैं उस गिटार के स्ट्रिंग को अपने उंगली से प्लग करता हूं तो वहां से उसका वाइब्रेशन हो जाता है और वहां पे भी क्या बनते हैं, वेव्स बनते हैं। ठीक है, तो वो भी वेव जो है उसके लिए भी किसकी जरूरत है, मटेरियल मीडियम की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में साउंड वेव्स और उसके साथ साथ वो जो हमारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है उसके अंदर जो वेव्स बनते हैं वो भी किसके वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, इनको भी क्या जरूरत होती है, जरूरत होती है मटेरियल की फॉर द ट्रैवलिंग। उनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल या फिर मैटर की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो साउंड वेव आपको अगर मैकेनिकल वेव्स है ऐसा बोला मैंने, तो इसका मतलब साउंड it does not travel through vacuum। ठीक है, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है ना, उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है। अगर उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके बुक के अंदर उसको ईएम वेव्स लिखा है, ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन वेव्स जो है इनको अगर देखें तो मटेरियल मीडियम से भी वो ट्रैवल होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, तो मटेरियल मीडियम अगर नहीं होगी तो भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से जो वाइब्रेशंस बनते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो है पीरियोडिक वाइब्रेशंस, वही वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? पहला पॉइंट, these are रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है ये? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स का रिजल्ट है ये। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे क्रिएट होते हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इनका जनरेशन होता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब इनका जनरेशन तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जनरेट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल या अब इसमें दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि मैकेनिकल वेव को रिक्वायरमेंट होती है, इसेंशियल है, मटेरियल मीडियम होना ही चाहिए। अगर उनको ट्रैवल करना है तो मटेरियल मीडियम चाहिए, लेकिन इनको मटेरियल मीडियम होगा या नहीं होगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल होते हैं और मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल होते हैं और मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा उनको। ठीक है, तो बुक के अंदर आपको जो दिया है वही हम यहां पे लिखेंगे।
they can travel through material medium as well as in the absence of any material मीडियम, मतलब कैन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ट्रैवल थ्रू मटेरियल मीडियम से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मटेरियल मीडियम वहां पे एब्सेंट मतलब है ही नहीं, फिर भी ये ट्रैवल करेंगे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल मीडियम होगी तो भी ट्रैवल करेंगे और नहीं होगी तो भी ट्रैवल करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में उसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तीसरा वेव यहां पे हम देखते हैं मैटर वेव्स। matter waves. There is always a wave associated with any object if it is in motion. Such waves are matter waves. ठीक है, अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, अगर मैं भाग रहा हूं या फिर कोई कार है वो ट्रैवल कर रही है, कोई भी चीज जो मोशन में है उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स बनते हैं उन्हें मैटर वेव्स बोला जाता है। मतलब अर्थ अगर रिवॉल्व हो रही है तो अर्थ इज इन मोशन, तो अर्थ जो है वो वाइब्रेशंस कर रही है, तो वहां पे भी क्या वेव्स हैं, कौन से वेव्स होंगे, मैटर वेव्स। तो यहां पे देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन एंड सच वेव्स आर मैटर वेव्स। द वेव्स associated with every या फिर any, है ना, every या फिर any लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो any object which is in motion। ठीक है, the waves associated with any object which is in motion are called matter waves। ठीक है, ओके। अब आगे अगर देखें तो आगे आपको दिया है मैटर वेव्स के अंदर ही ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स in which a disturbance created at one place travels to distant points and keeps traveling unless stopped by some external agencies. In such types of waves, energy get transferred from one point to another. Example, water waves mentioned above are traveling waves. They keep traveling outward from the point where stone was dropped until they are stopped by walls of the container or the boundary of the water body. Other type of waves are stationary waves about which we will learn in 11th standard। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स तो हमें 12th में पढ़ना है। ठीक है, 12th में हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारे जो वेव्स हम देख रहे थे वो क्या है, ट्रैवलिंग वेव्स है, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक है, जो आगे आगे बढ़ते चलते हैं उनको प्रोग्रेस किया बोला है हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रोग्रेस कर रहा है। अगर कोई भी वेव आगे आगे बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव। जब तक उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी रोकने का काम नहीं करेगी तब तक वो अपने एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता जाएगा और वो वेव आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हमने पानी के अंदर स्टोन फेंका तो जहां पे स्टोन गिरा वहां से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसने बाजू वाले वाटर मॉलिक्यूल को डिस्टर्बेंस दिया, उसने उसके बाजू वाले, ऐसा करते करते वो डिस्टर्बेंस जब तक उसको बाहर का, जैसे अगर वो कंटेनर के अंदर है पानी तो वॉल ऑफ कंटेनर जो है वो उसको रोकेंगी, या फिर अगर वाटर बॉडी है कोई, मतलब लेक है या फिर रिवर है, तो वहां पे उसका जो बाउंड्री है वो उसको रोकेगा। तब तक वो डिस्टर्बेंस आगे एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा और हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि समझो यहाँ पे मैंने स्टोन को फेंका तो पानी
यहाँ पे पहले डिस्टर्बेंस इन सारे मोलिक्यूल्स ने उसके बाजू वाले मोलिक्यूल को दिया, तो ये भी ऐसा डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद उसके बाजू वाला डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ, है ना। तो ऐसा बढ़ता ही जाता है। तो इन टाइप के वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स या फिर प्रोग्रेसिव वेव्स। ये आगे आगे प्रोग्रेस ही करते जा रहे हैं, आगे आगे ट्रैवल ही करते जा रहे हैं, इसके लिए उनको ट्रैवलिंग वेव्स या फिर प्रोग्रेसिव वेव्स बोला जाता है। ठीक है, ओके। ओके, अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ठीक है, 8.2, 8.2 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 8.2 जो है वो डिलीटेड पार्ट है। तो अगर आपके स्कूल के अंदर इसको पढ़ाया गया है तो हम उसको करेंगे, अदरवाइज अभी तो मैं फिलहाल उसको छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेट बोर्ड ने आपको बोला है कि 8.2 को नहीं करना है तो हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, हम सीधा 8.3 के पास चले जाते हैं। ओके, 8.3 भी शायद आपका डिलीटेड है। ठीक है, 8.2 और 8.3 आपका डिलीटेड है। ठीक है, तो 8.3 को भी हम छोड़ेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो सब उसके बाद आता है 8.4। ठीक है, 8.3 जो है वो भी डिलीटेड है। तो ये दो चीज़ें हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर आपके स्कूल में अगर पढ़ा है आपको तो हम 8.2 और 8.3 को उस टाइम पे कवर कर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ेंगे। अब देखते हैं 8.4 क्या बोल रहा है। 8.4 है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को पढ़ना ही पड़ता है। तो वेव को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स तो हम कैसे करेंगे? तो आपके बुक के अंदर दिया है वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन इजी वे से, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोग्रेसिव वेव मैथमेटिकली। सिंस इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव we require a function of both the position x and time t. This function will describe the shape of a wave at any instant of time. Another requirement of a function is that it should describe the motion of the particle of the medium at that point. ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है वही मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हमें अगर किसी भी मतलब चीज को अगर एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल फॉर्म में तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फंक्शंस को। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर हमने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, आपके 11th में भी थोड़ा बहुत है और 12th में भी है फंक्शंस। तो फंक्शन क्या होता है कि कोई रूल होता है। मैंने इसके पहले भी मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया था तो थोड़ा उसका आउटलाइन दिया था कि अगर कोई रूल है और वो रूल वहाँ पे फॉलो हो रहा है दो सेट के बीच में, तो वहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है और उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फंक्शन यूज करेंगे और फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन का नाम y कंसिडर किया है। ठीक है, तो y फंक्शन कंसिडर किया है और उसके वेरिएबल दो हैं। ठीक है, y फंक्शन के वेरिएबल दो हैं। एक है उसकी जो पार्टिकल मूव होने वाला है, सॉरी पार्टिकल नहीं, जो पार्टिकल की पोजीशन है x और टाइम पीरियड t। तो x और t के ऊपर डिपेंड है ये, और आपको डायरेक्ट लिख के दिया है वो उन्होंने, मतलब ठीक है, एक्सप्रेस वगैरह करके ही नहीं दिया है उन्होंने, डायरेक्ट उनको लिख के दिया है। हमें ये उनका मानना है कि आपको ये डायरेक्ट समझना है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ चैप्टर गए हैं आप किए हैं हमने, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी वो डायरेक्ट आपको दी थी। ठीक है, अब हमने जब तक मैथमेटिक्स हम करेंगे नहीं तब तक हमें वो डायरेक्ट आइडिया नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके बुक में उनका मानना यह है कि ये फॉर्मूला बना कैसे ये मत पूछो, डायरेक्ट आप उसको ले लो, उसका एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं दिया है। तो वहां पे उन्होंने डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिख के दिया है आपको कि y एक फंक्शन है और उसके वेरिएबल है पोजीशन x और टाइम पीरियड t। ठीक है, और इज इक्वल टू उसका मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइ। ठीक है,
तो ये आपका एक एक्सप्रेशन लिख के दिया है उन्होंने, ठीक है, ये फंक्शन लिख के दिया है, ठीक है। इसमें ए क्या है, के क्या है, ओमेगा क्या है और फाई क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। बेसिकली ये सबसे सारे, तो ये सारे आपको देखें तो क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम अगर मैंने लिया है, समझो टाइम मेरा है टी नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट, तो उस टाइम पे अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं तो मेरी पोजीशन x जो होगी वो x नॉट होगी, ठीक है। t अगर मैंने टी नॉट लिया है तो x में x नॉट लूंगा, और फिक्स लोकेशन के लिए यहां पे मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a साइन के x की जगह पे x नॉट माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा बनेगा, ठीक है। अब हमने पहले ही बोला है कि अगर x नॉट फिक्स है, के तो पहले ही हमने बोला के क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है, के इज कांस्टेंट। अगर x नॉट फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन मतलब वो चेंज नहीं होने वाला, तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद हमने ओमेगा पहले ही बोला है कि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम सारी चीजें एक साथ ले लें, टाइम सिर्फ अलग है, ठीक है, एक्स नॉट फिक्स पोजीशन है और टाइम सिर्फ चेंज हो रहा है, यहां पे एक ही चीज वेरिएबल है टाइम, टाइम छोड़ के बाकी सब फिक्स्ड है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे आप समझ पाओगे कि के तो पहले ही कांस्टेंट था और एक्स नॉट एक फिक्स पोजीशन होने की वजह से के और एक्स नॉट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट बन जाएगा, ये दोनों मिलके मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा इनका, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अभी पोजीशन भी फिक्स है ना, तो के कांस्टेंट था और एक्स नॉट भी कांस्टेंट है, तो दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, वो भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन टी कांस्टेंट नहीं है, टी कांस्टेंट नहीं है, फाई कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो के एक्स नॉट है और ये प्लस फाई है वो एक साथ आके उसको मैं कांस्टेंट पकड़ूंगा और माइनस ओमेगा टी बाजू में लिख सकता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, ए साइन, देखो के एक्स नॉट प्लस फाइव में पहले लिखूंगा और माइनस ओमेगा टी लिखूंगा। अब हमने देखा कि ए साइन यहां पे के कांस्टेंट था, एक्स नॉट फिक्स पोजीशन है वो भी कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन ये पूरा कांस्टेंट, ये फाइव भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म जो है के एक्स नॉट प्लस फाइव, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, और माइनस ओमेगा टी। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने पोजीशन फिक्स रखा, अगर वेरिएबल का सॉरी जो पार्टिकल है उसका पोजीशन फिक्स रखा, तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनता है, y एक्स नॉट कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन कॉन्स्टेंट माइनस ओमेगा टी, अगर पोजीशन को मैं फिक्स रखता हूं तो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव, वेव का एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट दिया है कि अगर कोई भी वेव है उसके दो वेरिएबल्स होते हैं, एक पार्टिकल का पोजीशन और दूसरा टाइम। अगर दोनों वेरिएबल में से एक को मैं फिक्स करूं तो दूसरा एक ही अकेला वेरिएबल बचेगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिख के दिया। अगर मैंने इसमें से x को फिक्स किया, एक्स नॉट या फिर कोई फिक्स्ड वैल्यू लेके, ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ ओमेगा टी बचेगा वहां पे जो कांस्टेंट नहीं होगा। तो फिर के एक्स और फाइव को एक साथ पकड़ के हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, के एक्स नॉट और फाइव को मैं एक साथ क्या लिखूंगा, कांस्टेंट, और सिर्फ ओमेगा टी जो है वो बाजू में बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के दी है हमें कि y एक्स कॉमा टी एक डिस्प्लेसमेंट है जो फंक्शन है पोजीशन का और टाइम का, एक जो है वो एम्पलीट्यूड होगा, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है,
और जो के है, के स्मॉल के, ये वाला, ये क्या है हमारा वेव नंबर है, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। ए जो है वो है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है पार्टिकल की उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और फाई जो है हमारा, फाई, ठीक है, वो होता है फेज, ठीक है, यहाँ पे लिख के नहीं दिया आपके बुक के अंदर, लेकिन ये होता है फेज एंगल, या फिर सिर्फ उसको फेज बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें थ्योरी में नहीं आएंगी, लेकिन आपको कहाँ पे इसका यूज़ होगा, आपको यहाँ पे जब हम सम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो सम सॉल्व करने के टाइम पे आपको क्या क्या गिवन है ये समझ में आना चाहिए। तो इक्वेशन फिर से यहाँ पे लिख के देता हूँ, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी लिख के देता हूँ। ये जो फंक्शन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइन दिख रहा है ना मुझे, ठीक है, वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, साइन। तो इक्वेशन क्या बना, y मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है ये, x कॉमा टी, क्या बनेगा ये, यहाँ पे अगर मेरी पोजीशन फिक्स है, x नॉट है, पोजीशन इज फिक्स्ड, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, a साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, याद है आपको, यहाँ पे हमने के एक्स नॉट, एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिखा, तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, प्लस फाई, हमने कांस्टेंट के लिए इसको लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव था, है ना, प्लस फाइव को हमने यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाया था आपको। ओके, वेर वाई क्या है, वाई एक्स नॉट टी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ये। उसके बाद ए क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड, जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या है, वेव नंबर, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो है, जो मैंने यहां पे लिख के दिया आपको, ये आपको कहां पे यूज होगा, सम सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे ये इक्वेशन यूज पड़ेगा होगा आपको। y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a जो है वो है हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ओमेगा जो होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k जो है वो है हमारा वेव नंबर, ठीक है। तो इनके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे आपको इजीली समझ में आएगा कि इसको हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक तो कंफर्म है कि ये जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन कैसा आया वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, ये आपके हायर लेवल पे है। मतलब आपको ये इंजीनियरिंग में, या फिर आप अगर फिजिक्स में अगर बीएससी वगैरह करोगे तो उस टाइम पे आपको मिलेगा कि ये इक्वेशन बना कैसे। आपसे वो उम्मीद नहीं रखते कि आपको ये इक्वेशन कैसे बना ये समझिए, आप डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करोगे फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको दिया, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड है, ये दो वेरिएबल्स हैं, x मतलब पोजीशन, t मतलब टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, पोजीशन और टाइम के ऊपर। ए स्मॉल ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता। ये साइनोसॉइडल है, मतलब साइन है इसमें, के हमारा वेव नंबर था, ये हमारी पोजीशन है, ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये मेरा टाइम है, और ये हमारा फेज एंगल है, फेज एंगल। ये सारी वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सारी वैल्यूज आपको पुट करेंगी, दे देंगे स्कूल अपने प्रॉब्लम में या फिर न्यूमेरिकल में, और इजीली एकदम इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर के। सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ये वाला इक्वेशन अगर अच्छे से याद रखा आपने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, साइनोसॉइडल फॉर्म, ठीक है, साइनोसॉइडल फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ वेव, क्योंकि उसके अंदर साइन है ना, यहाँ पे देखो ये साइन, इसीलिए उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ वेव। और ये अगर इक्वेशन आपने अच्छे से याद रखा और किसको क्या बोलते हैं वो अगर आपको समझ में आ गया, तो आप इजीली 3 मार्क वाला न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो इसके आगे वाली जो भी चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।